नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। माफिया धनंजय सिंह के नैनी सेंट्रल जेल पहुंचने पर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिए जेल पुलिस के साथ ही पीएसी की तैनाती की गई और धनंजय सिंह की सुरक्षा के लिए डिप्टी जेलर रैंक के अधिकारी की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए उनके बैरक पर भी नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि नैनी जेल में माफिया धनंजय सिंह के कई विरोधी भी पहले से हैं और किसी अनहोनी की आशंका की वजह से ही ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, ये महत्वपूर्ण बात, क्योंकि मुन्ना बजरंगी का प्रकरण प्रदेश के सामने है, शायद यही वजह है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई। निश्चित तौर पर नैनी सेंट्रल जेल 5 मार्च को धनंजय सिंह भेजे गए थे। दरअसल अजीत सिंह हत्याकांड में पूर्व को अजीत सिंह हत्याकांड में वांछित चल रहे थे और 2017 के एक पुराने मामले में जमानत यानी बेल बांड तोड़वाकर वो एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए थे और वहां से वो दैनिक जेल 5 मार्च को भेजे गए थे, क्योंकि दैनिक जेल में तमाम और अपराधी वहां पर बंद है और जिनसे कि इनको उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा देखते हुए जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। सीसीटीवी कैमरे से धनंजय सिंह के बैरक पर निगरानी रखी जा रही है। एक डिप्टी जेलर बैंक के अधिकारी को उनके सुरक्षा के लिए विशेष रूप से तैनात किया गया है, जो उनकी सुरक्षा की देखभाल कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जेल के अंदर भी पीएससी को तैनात कर दिया गया है। हालांकि उनको सामान्य कैदी की तरह ही सुविधाएं जेल में दी जा रही है, लेकिन उनकी जान माल को कोई नुकसान न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडे ने इस बात की पुष्टि की है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो काफी विरोधी हैं और किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। यूपी सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ एक्शन में दिखाई दे रही है। सरकार उन माफियाओं को निशाना बना रही है जिन्होंने अपने बाहुबल के दम पर दूसरों को सताने का काम किया है। सरकारी नियमों को दरकिनार कर अवैध मकान बनाने का काम किया। उन मकानों पर लगातार सरकार का बुलडोजर चल रहा है। प्रयागराज के लुकरगंज से एक और तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों को देखिए। ये कार्रवाई योगी सरकार के प्रशासन ने की है। पीजीए ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाने का काम किया। आरोप है कि अतीक अहमद ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया। ये सब कुछ अपने बाहुबल के दम पर किया, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जूल की भूखंड पर अवैध कब्जा जो माफियाओं द्वारा किया गया है, उसी के क्रम में ये अतीक अहमद द्वारा किए गए कब्जे से उन बंगला नंबर 19 को आज खाली कराया जा रहा है। इसका एरिया लगभग 4 या 4.5 हज़ार स्क्वायर मीटर के लगभग है और इसमें पीछे और भी लोग कब्जा करके और अनधिकृत रूप से जो है खरीद फरोख्त करके कब्जा है उनको भी हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 अप्रैल तक चलेगा और बजट सत्र के पहले चरण की तरह इस बार भी कोरोना उपायों की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अलग अलग समय पर होगी। राज्यसभा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा शाम 4 बजे से रात 10 बजे के बीच चलेगी। अनूप गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या बदलाव हुए हैं इस बार? देखिए, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिस तरीके से बजट का पहला सत्र कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चल रहा था, उसी तरह से इस बार भी किया जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि इस बार कुछ सांसदों के लिए जो इसके लिए एलिजिबल हैं, उसको और उनके परिवार के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने की उपलब्धता जो है वो पार्लियामेंट प्रीमिसेस में भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ बता दूं कि सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, जो पहले सत्र में भी देखने को मिला है। विपक्ष जो है इस मसले पर एक बार फिर से कमर कस चुकी है और सरकार को घेरने को तैयार है, क्योंकि पिछली बार काफी इम्पोर्टेंट था, राष्ट्रपति अभिभाषण को पास कराना था, इसके अलावा बजट को पास कराना था। लेकिन इस सत्र में चूंकि कई विधायी काम को पास कराना है, तो सरकार के लिए चुनौती बहुत ज्यादा है। विपक्ष के तेवर कड़े हैं। देखना होगा कि किस तरीके से किसान आंदोलन में जिस तरीके से विपक्ष के तेवर हैं, उसको काउंटर करते हुए विधायी काम को कैसे केंद्र सरकार करा पाती है। ये काफी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां सेफ सिटी के तहत कई योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम में सीएम योगी समेत प्रदेश सरकार की कई महिला मंत्री भी शामिल होंगी। इसके साथ ही सीएम योगी स्वावलंबन की मिसाल कायम करने वाली 11 महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। अनामिका हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, इस कार्यक्रम के बारे में बताइएगा और उन महिलाओं के बारे में जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर आज सेफ सिटी समेत बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं खासतौर पे महिलाओं के लिए उसकी आधारशिला रखेंगे। सेफ सिटी एक ऐसी परियोजना है जिसके जरिए महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, जिसमें 60% जो अंश होगा वो केंद्र की तरफ से लिया जाएगा, जबकि 40% राज्य सरकार अपने पास से देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्कृष्ट कार्य करने वाली 11 महिलाओं को सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ आज जितने भी टूरिस्ट प्लेस है लखनऊ में, उस समय महिलाओं की एंट्री फ्री होगी। तो ये कुछ बड़े तोहफे महिला दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, जिसके तहत आज बड़ा जो योजना है उसकी भी सौगात दे रहे हैं मुख्यमंत्री महिलाओं को खासकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। 19 मार्च को योगी सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे, जिसको लेकर बीजेपी बड़े जश्न की तैयारी कर रही है और जनता के सामने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। 19 मार्च को योगी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके लिए सरकार और संगठन स्तर पर बड़े जश्न की तैयारी की जा रही है। इससे पहले जनता के बीच सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रही है। जो वर्षों से नहीं हो पाया वो 4 वर्षों में कर दिखाया का नारा देकर योगी सरकार अपनी हर उपलब्धि बता रही है। सरकार ने 4 साल में गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि 86 लाख किसानों का कुल 36,000 करोड़ कर्ज माफ किया है। सरकार ने दावा किया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत 4 साल में 30 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, जबकि गोरखपुर और रायबरेली में एम्स संचालित हुए हैं। कोरोना काल में अच्छे प्रबंधन के लिए WHO की ओर से की गई यूपी सरकार की तारीफ को भी रिपोर्ट कार्ड में जगह दी गई है। योगी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 40 लाख से ज्यादा घर बनाने में भी कामयाबी हासिल की है, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 72,302 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। सरकार ने यह भी बताया कि रोजगार देने के मामले में भी यूपी पहले नंबर पर है। सरकार ने आंकड़ों के जरिए बताया है कि 4 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, जबकि ODOP के तहत 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। 15 मार्च को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। पंचायत चुनावों को देखते हुए ये बैठक अहम मानी जा रही है। यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक 15 मार्च को लखनऊ में होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे, जबकि इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं कार्य समिति बैठक का समापन सीएम योगी करेंगे। कार्य समिति 15 मार्च को बुलाई गई है। 1 दिवसीय कार्य समिति होगी, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सत्र का समापन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने कार्य समिति बुलाने का फैसला किया है और इसमें खास बात यह है कि यह कार्य समिति जो हो रही है वो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की पहली अध्यक्षता में पहली कार्य समिति होगी। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित समय अंतराल के बाद संविधान के अनुसार प्रदेश कार्य समिति की बैठक करती है, जिसमें पिछले कार्यों की समीक्षा और अगले कार्यक्रम तय किए जाते हैं। तो उसी क्रम में 15 तारीख को लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक है। साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी बैठक में मंथन होगा। उधर यूपी में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को किसान पंचायत में पहुंची, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। 2022 से पहले किसानों के बहाने अपनी अपनी सियासी जमीन की तलाश जारी है। मेरठ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान पंचायत में एक बार फिर सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली। प्रियंका गांधी रैली में ट्रैक्टर पर बैठकर पहुंची। प्रियंका गांधी, सरकारी मंडी में ये तय है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। प्राइवेट मंडी में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ समय बाद तमाम प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। वहीं प्रियंका ने कहा है कि बीजेपी सरकार किसानों का अपमान कर रही है, लेकिन वो भूल गई है कि इन्हीं किसानों ने हमें आजादी दिलाई थी। किसने दिलवाई आजादी हमारे देश को? इस देश के किसानों ने दिलवाई। साधना के कैली गांव में हुई किसान महापंचायत में प्रियंका ने एक बार फिर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। बड़े दिनों बाद इटावा का यादव परिवार एक बार फिर से साथ दिखा, जहां अखिलेश ने चाचा शिवपाल के पैर भी छुए और आशीर्वाद लिया।
अब इसके बाद तो राजनीतिक गलियारों में सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इटावा में एक पारिवारिक समारोह में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अपने चाचा शिवपाल यादव के पैर छुए। अखिलेश ने चाचा शिवपाल का आशीर्वाद लिया तो इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे। देखिए कैसे चाचा रामगोपाल यादव के साथ अखिलेश समारोह में शामिल हुए और इसी बीच अखिलेश ने जैसे ही चाचा शिवपाल को देखा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हालांकि इस दौरान दोनों में बात नहीं हुई और अखिलेश आगे बढ़ गए। 3 मार्च को न्यूज 18 राइजिंग यूपी के मंच पर भी अखिलेश यादव ने परिवार में नजदीकियों के संकेत दिए थे। क्या आपके जो चाचा है शिवपाल यादव, उनके साथ गठबंधन होगा? क्योंकि वो ओवैसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका आपके साथ गठबंधन हो जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो चाचा भी हैं जी और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जी। चाचा वाला हिस्सा अलग रख लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी को मैंने कहा है कि हर छोटी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे लिए गठबंधन का रास्ता खुला है। बरेली हवाई अड्डे की बात करेंगे। आज पहली बार शुरू होगी फ्लाइट। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को लेकर दिल्ली से बरेली आएगी ये फ्लाइट। सुबह 11 बजे बरेली हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट उड़ेगी। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और यूपी उड्डयन मंत्री नंद गोपाल दिखाएंगे हरी झंडी। योगी सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहा है बरेली हवाई अड्डा। उधर सहारनपुर में टपरी डिस्टिलरी में 100 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया और जांच की आंच कई बड़े अधिकारियों तक भी पहुंची। सहारनपुर में टपरी डिस्टिलरी में हुए 100 करोड़ के टैक्स चोरी मामले की जांच के लिए एसआईटी दोबारा लखनऊ से सहारनपुर पहुंची। आईपीएस देवरंजन की अगुवाई में एसआईटी ने कई घंटे तक जांच पड़ताल की। इस दौरान एसआईटी ने कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर डिस्टिलरी कर्मचारियों, अधिकारियों और आबकारी विभाग के लोगों से पूछताछ की। टैक्स चोरी मामले में अब तक सहायक आबकारी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। साथ ही 10 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। ये जो यहाँ पर सहारनपुर में टपरी नामक स्थान पे जो शराब फैक्ट्री है, यहाँ पर जो एसटीएफ के द्वारा और आबकारी विभाग के द्वारा जो छापेमारी की गई थी और उसमें कई सारी अनियमितताएं पकड़ी गई थी। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एसआईटी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और एसआईटी की टीम आज यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम लोगों ने देखा है, कई लोगों से हम पूछताछ की है। अभी पूरे मामले में कई बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है। उधर गोंडा में एक महिला संदिग्ध हालत में जल गई और उसने 4 लोगों पर जलाने का आरोप लगाया। जिंदा जलाकर मारने की कोशिश का उसने गंभीर आरोप लगाया। उसका कहना है कि वो शौच के लिए घर से बाहर गई थी। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने उसे बचाया। पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया है। पीड़ित महिला की हालत नाजुक बनी हुई है और शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। बैठे रहे खेते गिरना है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? खेते गिरना बाहर से लौटन हम देखा ना कि वो सारे जने पकड़ लेकिन नहा दें उसको ना छुड़ाई हुआ जन तीली बार लगा। कौन कौन लोग थे? छोटे बाबू संतोष जने रहे भागन कहीं चलो भाग चलो 100 नंबर में लावा जाने याद जावा जाए और 2 जन का नाई चिन्हित है। ये बात प्रकाश में आई है कि उनके द्वारा कुछ लोगों के नाम इसमें अंकित किए गए हैं। तत्काल निर्देशित किया गया कि उन नामों को विवेचना में शामिल करते हुए उनके विरुद्ध अगर कोई साक्ष्य मिलता है तो तत्काल उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। रेप के आरोपी की मौत का मामला। अस्थायी जेल में रेप के आरोपी की मौत हो गई है। सचंडी पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गैर इरादतन हत्या और बलवा की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। रेप के आरोपी को पीटकर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया था। उधर आगरा के थाना खंदौली इलाके में आपसी कहासुनी में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। मलीपुरा में पुलिस को एक सूचना मिली कि यहाँ पे एक जो महिला है उसकी बॉडी पड़ी हुई है। उस सूचना पे तत्काल पुलिस यहाँ पे पहुँची। उस महिला के संबंध में जानकारी इकट्ठा की पुलिस ने। उस महिला के एक बताया जा रहा है गांव के लोगों ने बताया कि कोई एक पुरुष है, उसके साथ उसके संबंध थे। उस पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की। बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के बिजनौर हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक युवक जख्मी हो गया।
गंभीर हालत में उसे बदायूं जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाने के पास में एक अज्ञात वाहन ने तीन मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी थी, जिसमें 2 लोगों की मौके पे मृत्यु हो गई और एक गंभीर अवस्था में, जिसको हमने उपचार देने के बाद में हमने अपने जिला अस्पताल बदायूं रेफर कर दिया गया आगे के इलाज के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। सबसे बड़ी बहस